हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आपका सृजिया लॉ क्लासेस में। मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चोरी के बारे में। इससे पहले मैंने चोरी के बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसे आप समझ सकते हैं, लेकिन आज मैं बीएनएस के अकॉर्डिंग मतलब बेयर एक्ट को लेकर आपको पूरा समझाने वाली हूँ। तो आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिए जिससे आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चोरी को अध्याय 17 में बताया गया है। तो इसमें धारा 303 से लेके धारा 307 तक इसका चोरी के बारे में बताया गया है। तो धारा 303 में सबसेक्शन 1 में चोरी की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है तो वह चोरी करता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे कब्जे में से मेरी सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति वो ऐसी संपत्ति होती है जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि जैसे मेरी कोई बुक है, अगर कोई उसे चुराता है तो उसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। लेकिन जैसे कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, तो उसे कोई नहीं ले जा सकता है। तो इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो जंगम संपत्ति को बेईमानी पूर्वक मतलब बेईमानी तरीके से उसे ले लेता है और ऐसे लेने के लिए वह ऐसी संपत्ति को हटाता है तो वह चोरी करता है। तो हमारे बीएनएस में यही बताया गया है। अब हम चोरी को और अच्छे से समझने के लिए इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। इसमें 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है चल संपत्ति ना होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु जो ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं, अभी मैंने बताया ना आपको कि जैसे हमारी ज़मीन है तो वो भूबद्ध है, भूमि से जुड़ी है, आप उसे अलग नहीं, भूमि तो खुद है, उसे आप नहीं अलग कर सकते हैं, तो वो चोरी नहीं है। तो यही है कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती, भूबद्ध मतलब भूमि से जुड़ी रहती है, चल संपत्ति न होने के कारण चोरी का विषय नहीं है। चलने की वो भूमि तो चल नहीं सकती, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती, तो वो चोरी नहीं है। जैसे ही आप भूमि से पृथक कर देते हैं उसे, तो वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। जैसे कि कोई पेड़ लगा है तो आप जब तक वो भूमि से जुड़ा हुआ है तो वो चोरी का विषय नहीं है। जैसे आप उसे कुल्हाड़ी से अलग कर देंगे तो वो चोरी हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या बताया गया है, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है चोरी हो सकेगा। मतलब आप किसी चीज़ को हटाते हैं तो आप उसको पृथक करके अलग करके अगर हटाते हैं तो वो चोरी होगा। तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है, कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कार्य करता है यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। तो इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो है तो किसी चीज का हटाना कार्य करता है जब वो उस बाधा को हटाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में विंडो से कोई एक कूलर लगा हुआ है और उसमें एक चैन बंधी हुई है, उस कूलर में विंडो से एक चैन लगी हुई है, और जब आप उस चैन को काट देंगे, काटने के बाद जब वो कूलर उससे अलग हो जाएगा, तो यही कह रहा है कि जब आप उस हटाना उस बाधा को हटा दिए, चैन को हटा दिए, तो आप उस चीज़ को हटाने से मतलब अगर जब तक चैन लगा हुआ है तो कूलर को तो आप हटा नहीं सकते, जैसे ही आप उस बाधा को हटा देते हैं तो उस चीज़ को आप ले लेते हैं तो वो चोरी हो सकेगा। फिर फोर्थ पॉइंट है इसमें, वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कार्य करता है उस जीव जंतु को हटाता है, ये कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति
कोई जीव जंतु है तो उसको किसी साधन द्वारा उसको हटाता है, किसी साधन द्वारा वो जब हटाता है तो वह उ चोरी करता है। अब एग्ज़ाम्पल ये जो 4th स्पष्टीकरण है, इसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, जैसे इसमें फर्स्ट है या का जो है का नाम का व्यक्ति या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से ले लेने के आशय से या कि भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को का काट डालता है। यहाँ जो ही का ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया उसने चोरी की। इसमें क्या बताया गया है कि का जो है तो या कि सम्मति के बिना उसके कब्जे में से एक वृक्ष को बेईमानी पूर्वक लेने के आशय रखते हुए या कि भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को का काट डालता है तो वह चोरी करता है। तो मतलब उसने उससे ना उसके कब्जे में से उसके बिना सहमति के और ऊपर से उसकी बेईमानी पूर्वक रखते हुए आशय और उसको काट डालता है तो वह चोरी करता है। एक और हम आपको समझाते हैं, जो 4th पॉइंट था हमने इसमें बताया था कि किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है। तो इसमें 4th पॉइंट है कि 4th पॉइंट का स्पष्टीकरण का एग्जाम्पल का अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है। का नाम का एक व्यक्ति है और वह अपनी जेब में कुत्तों को ललचाने वाली जो भी चीज़ होती हैं, हम देखते आते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जिससे कुत्ते जो होते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो एक का है तो कुत्तों को ललचाने वाली कुछ वस्तु रखता है और इस प्रकार यह कि कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है। और या नाम के व्यक्ति के जो कुत्ते हैं उनको वह जो वस्तु अपनी जेब में रखा है उसको दिखाकर उसको अपने पास लाने के लिए प्रेरित करता है। यदि का आशय या कि सम्मति के बिना या के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो तो जो ही का के कुत्ते ने या के कुत्ते ने का के पीछे चलना आरंभ किया, का ने चोरी की है। इसका मतलब ये है कि अगर का आशय यह है कि वह उस साधन के द्वारा या कि कुत्तों को अपने पास बुला लेगा और वह बेईमानी पूर्वक ऐसा करता है, तो जैसे ही या के कुत्ते ने का के पीछे चलना प्रारंभ किया तो का ने चोरी की है, यह माना जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कितने साल की पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसमें दिया गया है कि सबसेक्शन 2, सबसेक्शन को हम हिंदी में उपधारा कहते हैं। तो जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसमें अगर कोई चोरी करता है तो उसे 3 वर्ष की सज़ा साथ में उसे जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। आप इसमें अगर कोई भी पनिशमेंट के बारे में बात होती है तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे समझने में आसानी होती है। और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के मामले में उसे ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार से अधिक बार चोरी कर चुका है, उसने एक बार पनिशमेंट उसे मिल चुकी है लेकिन उसके बाद फिर से वो चोरी करता है, तो उसे ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, 1 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ और भी हैं टॉपिक्स, उसको बात करते हैं। परंतु चोरी की उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम का है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया है, तो चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि यदि आपने किसी व्यक्ति ने
कोई संपत्ति को कोई चीज़ को चुराया और उसका मूल्य 5,000 रुपये से कम का है और वो पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया है, उसने पहली बार चोरी की है, तो उसे, अगर वो चोरी की गई संपत्ति को वापस कर देता है तो उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाए। अब हम बात करते हैं धारा 304 झपटमारी, जिसे इंग्लिश में स्नैचिंग कहते हैं। तो इसमें सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दिया गया है। तो सबसेक्शन 1 में इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो चोरी जो है तो झपटमारी है यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक, इसको अंडरलाइन कीजिए, या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जंगम संपत्ति को अधिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई अपराधी चोरी करता है तो वह किसी व्यक्ति को देखता है तो अचानक एकदम शीघ्रतापूर्वक अपना पूरा बल लगा के और उसके कब्जे में से, उस व्यक्ति के कब्जे में से कोई जंगम संपत्ति जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है उसे ले लेता है, उसे एकदम अचानक से छीन लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम झपटमारी कहेंगे। मतलब कि जबरदस्ती पूर्वक ले लेना, वो झपटमारी है। अब इसमें बताया गया है सबसेक्शन 2 में, जो कोई झपटमारी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अगर वो झपटमारी करता है तो उसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी जुर्माने की और वो सजा की। और अब बात करते हैं हम धारा 305 निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। मतलब अगर कोई निवास गृह में, यातायात के साधन या जहाँ पूजा जैसे मंदिर में कोई चोरी करता है तो उसके लिए क्या होगा। तो जो कोई उपखंड का किसी निर्माण या तंबू या जलयान में चोरी करेगा जो मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, वहाँ चोरी करेगा। किसी यातायात के साधन में चोरी करेगा जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया होता हो। किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करेगा जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया होता है, या किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करेगा, या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है तो वो मंदिर में जाता है तो हम अक्सर देखते आते हैं कि न्यूज़ में भी सुनते हैं कि कोई किसी अपराधी ने मंदिर में जाके सोने की मूर्ति भगवान की चुरा ली, तो ये धारा 305 के अंतर्गत वह अपराध करता है। किसी यातायात में कोई माल लदा है उसकी चोरी कर लेता है, या किसी सरकार की किसी संपत्ति की चोरी करेगा तो उसको धारा 305 के अकॉर्डिंग पनिशेबल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। इसमें बताया गया है कि यदि कोई सेवक अपने स्वामी की संपत्ति की चोरी करता है तो आइए हम पढ़ते हैं। जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई अपनी मदद करने के लिए किसी सेवक को नियुक्त कर लिया, तो अगर वो मेरे नियुक्त करने के बाद उसने मेरे ही कब्जे से मेरी सहमति के बिना कोई चीज़ को वो चुरा लेता है तो उसके बारे में बताया गया है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको 7 वर्ष से और जुर्माने के साथ भी दंडित किया जाएगा। अब धारा 307 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। मतलब आप चोरी करने जाते हैं और उसके लिए आप किसी
जिस व्यक्ति के यहाँ चोरी करने जाते हैं तो आप उसको मृत्यु का, उपहति का या अवरोध कारित करने की तैयारी करके जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात, चोरी करने के लिए मतलब जा रहे हैं या चोरी करने के पश्चात जब आप चोरी कर चुके हैं या निकल भागने के लिए, वहाँ से निकल भागने के लिए अपना सामान लेके, या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखे रखने के लिए, और जो आप संपत्ति को चुराते हो उसको अपने साथ रखे रखने के लिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उसका अवरोध करने की, या मृत्यु का, उपहति का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अगर आप कोई भी है अगर चोरी करता है और उसके चोरी करने के लिए या फिर चोरी करने के पश्चात ये सब सारे काम करता है तो उसको 10 वर्ष से दंडित किया जाएगा। अभी तक हमने जितने भी सेक्शन चोरी के पढ़े हैं, धारा 303 से लेके धारा 307 तक, उसमें सबसे ज़्यादा धारा 307 में ही सबसे ज़्यादा हमने पनिशमेंट की मतलब उसकी संख्या बढ़ाई गई है। तो जहाँ भी अगर पनिशमेंट की बात आती है तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो आप उसको याद रखने में सही रहेगा। ठीक है, हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उद्यापन के बारे में, मीन्स एक्सटॉर्शन के बारे में।